नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लेवी के नाम पर जिले में हुआ भ्रष्टाचार, गरीबों की थाली तक पहुंचा घटिया चावल। भोपाल स्तर पर शुरू हुई कार्रवाई। वेनगंगा में आई बाढ़ का सबसे अधिक लालबर्रा तहसील में हुआ नुकसान। जिले में कोरोना का पूरा हुआ 13 शतक, कम्युनिटी संक्रमण का बढ़ रहा खतरा। लॉकडाउन में बेरोजगारी का दिखने लगा असर, पति की मौत के बाद पत्नी के पास कफन के लिए भी नहीं थे पैसे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 4 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में एक मरीज वार्ड नंबर 15 वारासिवनी का 65 वर्षीय पुरुष है। दूसरा मरीज लामता का 63 वर्षीय पुरुष है। 2 मरीज मलाजखंड के हैं। इनमें से 38 वर्षीय महिला और एक 32 वर्षीय युवक है। इनमें से एक मरीज शाहजहांपुर से आया है और बाकी 3 लोग फीवर क्लिनिक में उपचार कराने के लिए आए थे। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन 4 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 18 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें आज 1 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह बालाघाट जिले में अब तक कुल 300 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 250 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 45 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में किया जा रहा है। 4 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और एक मरीज की मृत्यु हो चुकी है। शहर की मेन रोड स्थित अंकुर स्टेशनरी के संचालक अरुण जैन का हृदय गति रुकने से नागपुर में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व स्टेशनरी व्यापारी अरुण जैन को हार्ट में परेशानी की वजह से परिजन इलाज के लिए नागपुर ले गए थे। कोविड की जांच के दौरान ये पॉजिटिव पाए गए। उनका इलाज नागपुर में ही चल रहा था। 2 सितंबर को व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि नागपुर में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका हार्ट संबंधित कोई इलाज नहीं किया गया। इस कारण उन्हें दोबारा अटैक आया और उनका निधन हो गया। शहर के बस स्टैंड स्थित CHMO कार्यालय परिसर में बने कॉम्प्लेक्स में 2 सितंबर की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिला। कॉम्प्लेक्स परिसर क्षेत्र में दुकान लगाने वाले एक व्यक्ति ने जानकारी दी कि यह महिला बीते कुछ दिनों से यहां पर दिखाई दे रही थी। 2 सितंबर की सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो यह महिला मृत अवस्था में यहां पड़ी हुई थी। 6:30 बजे आया था तो कपड़े उपड़े नहीं शरीर में, तो गमछा एक आगे डाल दिया मैंने उसके ऊपर में और डेथ हो गई थी। तो 100 नंबर गाड़ी को फोन लगाए, वो भी आए थे, देखते चले गए, पंचनामा करेंगे बोले, अभी आएंगे पुलिस वाले। अरे कौन महिला पहचानते गए? जी नहीं। क्या करती थी महिला? वो बैठे भिखारी टाइप की थी, भीख मांगती थी। अच्छा, तो ये क्या हमेशा यहीं रहती थी क्या? नहीं, 4-5 दिन से आई थी यहाँ पे। बालाघाट बैहर थाना अंतर्गत बंजारी नदी में एक महिला की लाश बरामद की गई, जिसकी पहचान हिरमोतिन बाई पंद्रे 55 वर्ष ग्राम परापुर थाना बैहर निवासी के नाम से की गई, जिसकी बाढ़ में बहने से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अगस्त की रात्रि हिरमोतिन बाई घर में खाना खाने के बाद अचानक निकल गई थी। 2 दिन तक खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिली। 17 अगस्त को परिजनों ने बैहर थाने में अपनी मां के गुम होने की रिपोर्ट की थी। 1 सितंबर को खुर्सीपार समीप बंजर नदी में एक महिला की शत विशत लाश देखी गई थी। कपड़ों के आधार पर इस महिला की पहचान हिरमोतिन बाई के रूप में की गई। करीब 1 साल से अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही कंसुबा निवासी महिला ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को आवेदन सौंपा। इस संदर्भ में महिला अंजना राउत ने बताया कि उनके पति धनराज राउत गांव के ही एक व्यक्ति सुखराम पटेल के साथ 13 नवंबर को मजदूरी के लिए हैदराबाद गए हुए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौट पाए। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ रिपोर्ट डालने आई थी तो कोई हमारी सूचना जानकारी कुछ मिली नहीं, कार्रवाई हुई नहीं। इस वजह से मैं क्या मामला था पूरा? मेरे पति सुखराम पटेल ने धनराज मेरे पति को गुजरात ले गए हैं और उन्हें कंपनी में ले जाता हूँ बोले, मैं 7 साल से नौकरी वहाँ करता हूँ बोले,
आप भी चलो बोले मेरे साथ। बोले मैं वो 2-4 लेबर लगते हैं वहाँ पर। बोले वो रोज़ हमारे मोहल्ले में आता था हर दिन और आके बैठता था और मेरे पति को उसने महिला घोषणा कर ली। कब की घटना है ये है 13 नवंबर 2019 की बात है। अच्छा, लगभग 1 साल होने जा रहा है। 10 महीने होने लगे और आते समय 2 दिन बात किए मेरे से, 2 दिन बात करवाए और उन्हें मोबाइल भी घर में रखवाया है और बोलते हैं ये मोबाइल घर में रख दो बोलते हैं और उसके बाद में बोलते हैं मेरे मोबाइल से बात करना बोलते हैं और फिर कंपनी में 18,000 रुपये तनख्वाह दिलाऊंगा बोले, लिखा पढ़ी का काम। क्योंकि ये जिस हिसाब से इनका मामला आज बता रहे हैं, इनके पति 13 नवंबर 2019 से लापता है और आज दिनांक तक ये घर वापसी नहीं हुई है। इनके बताए अनुसार मुझे एक बदुआ जो तस्करी, मानव तस्करी होती, इस टाइप का मुझे मामला लग रहा है। क्योंकि इसके पूर्व में अप्रैल 2016 में भी इसी प्रकार का मामला आया था। उस समय एसपी साहब गौरव तिवारी थे और उसी वक्त मीडिया और जिला ग्वारी समाज संगठन के माध्यम से एक ऐसे ही मामला था जो वहाँ के भी मजदूरों को कर्नाटक में ले जाकर 40-40 हज़ार रुपये में बेच दिया गया था। फिर इस मामले पे बहुत तेज़ी से हमने मीडिया और जिला ग्वारी समाज संगठन के माध्यम से इस जो दलाल के द्वारा जो मजदूरों को वहाँ ले जाकर बेचा गया था, इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। जिले के आदिवासी अंचलों में निवास कर रहे आदिवासी किसानों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए शासन के द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाएं फेल साबित हो रही हैं। हाल ही में दुग्ध संघ जबलपुर के द्वारा प्रदेश के तमाम जिलों में चारा काटने की मशीन आदिवासी किसानों के लिए सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई है, लेकिन बालाघाट जिले में यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। जिला दुग्ध केंद्र के माध्यम से 40 दुग्ध समितियों को करीब 200 चारा काटने की मशीन दी जानी है, लेकिन अब तक केवल 15 आवेदन ही आए हैं। इस संदर्भ में जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक माधुरी सोनेकर ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी किसानों के पास उत्तम नस्ल के पशु न होने के कारण इस योजना को लेकर किसान रुचि नहीं ले रहे हैं और हमारे यहाँ इस प्रकार की फसल भी नहीं होती जिसको लेकर किसान चॉप कटर मशीन खरीदे। अभी ये है कि हमारे पास 200 मशीनें आई थी, प्रति समिति हमको 5 जो चाफ कटर मशीन है वो देनी थी। अभी तक 3 समितियों के आवेदन आए हैं जिसमें 15 मशीन जो है वो आवंटित कर दी गई है हमारे। अच्छा, इसके लिए कोई टारगेट दिया गया है, कब तक देना है या ऐसा? जी नहीं, ये तो समितियों पे है कि अगर कोई सदस्य इच्छुक है तो 6,810 रुपये इसकी कीमत है और 5,000 शासन की सब्सिडी है इसमें, तो 1,810 रुपये जमा करके कोई भी इच्छुक सदस्य समिति का इसको ले सकता है। कितने आवेदन अभी तक आए? अभी तक हमारे पास 15 आवेदन आए हैं और 15 हमने मशीनें जो हैं वो उनको प्रदाय भी कर चुके हैं। तो क्या मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर मॉडल एक्ट अध्यादेश के विरोध में 3 सितंबर से मंडी कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इसी कड़ी में 2 सितंबर को मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी कर्मचारी संघ वारासिवनी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के नाम का ज्ञापन तहसीलदार राजेंद्र टेकाम को सौंपकर मांगों का निराकरण करने एवं मांगे पूर्ण नहीं होने पर 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों ने बताया कि शासन के द्वारा मॉडल एक्ट अध्यादेश लागू किया गया है और इस एक्ट के तहत मंडी में जो भी व्यापारी धान की खरीदी करने आएगा उससे टैक्स लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यापारी मंडी में धान नहीं खरीदेगा, जिससे मंडी में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, हमाल, तुलावटी सभी को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा है और अध्यादेश 5 जून 2020 को लागू किया है। तो इसमें क्या है कि मंडी में व्यापारी जो है, मंडी में जो है किसान धान लाता है तो उसको टैक्स लगेगा और यदि बाहर धान या जो भी जिनसे वो ले जाता है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर व्यापारी मंडी में आएगा कैसे? और जब वो व्यापारी और किसान मंडी में नहीं आएगा तो हमारी फिर पेमेंट कैसे होगी? तो हमने राज्य सरकार से मांग की है कि या तो हमको राज्य शासन के कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारा पेंशन और वेतन जो है कोषालय के माध्यम से दिया जाए। अच्छा, इस संबंध में आपने
कहाँ ये किस स्तर का है आंदोलन? ये जो है हमारा प्रादेशिक जो मोर्चा है, प्रांतीय संघर्ष संयुक्त मोर्चा, इसके आह्वान पे हम लोगों को प्रदेश की 259 मंडियां आंदोलन करने जा रही है। तो ये प्रादेशिक स्तर पे है। तो इससे आम जनता पर, मजदूर, हमाल, व्यापारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रदेश स्तर पर? हाँ, जिले के मलाजखंड थाना अंतर्गत ग्राम सीतापुर खेत कुएं में इसी ग्राम के व्यक्ति प्रकाश पिता कमल सिंह बछड़े 32 वर्ष की लाश बरामद की गई, जिसकी फिट का दौरा आने से कुएं में गिरने से मौत की संभावना व्यक्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अगस्त को 4 बजे प्रकाश अपने घर से खेत जोतने निकला था, लेकिन वहां रात में घर नहीं लौट पाया। पिता कमल सिंह बंजारे ने उसकी तलाश की और उसके गुम होने की रिपोर्ट मलाजखंड थाने में दर्ज की। 1 सितंबर को गांव में खेत के कुएं के पास एक जोड़ी चप्पल और गमछा पड़ा हुआ था। यह सामान प्रकाश बंजारे के थे। कुएं में तलाश करने पर प्रकाश का शव मिला। अनलॉक 4 में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा संडे को लगाए जाने वाला लॉकडाउन अब नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर को इस बात के लिए बाकायदा पत्र जारी कर दिया गया है कि अब संडे को लगने वाला लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। पूर्व की तरह बाकी दिनों के सामान संडे को भी सामान्य तौर पर बाजार खुले रहेंगे और लोगों को घरों से बाहर निकलने मिलेगा। अनलॉक 4 में मध्य प्रदेश से संबंधित जो चीज़ हुई है, एक तो सबसे पहले ये हुआ है कि किसी भी दिन लॉकडाउन अब नहीं लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी संडे को लॉकडाउन लगाया जाता था, उसके संबंध में निर्देश मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त हो गए हैं कि लॉकडाउन अब नहीं होगा। यही मेजर है। बाकी एमएचए के जो गाइडलाइंस है उनका परिपालन किया जा रहा है और करता है, आगे भी किया जाएगा। निश्चित ही अनलॉक 4 में अधिकांश चीजों पर लगी पाबंदियों को हटाने की कोशिश की गई है, जिससे लोगों का जीवन पूर्व की तरह सामान्य तौर पर पटरी पर आ सके। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लोगों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण का डर अब कम होता जा रहा है, चाहे आंकड़ों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जाए। स्थायी कर्मचारियों के अनुसार बीते कई वर्षों तक लोक निर्माण विभाग में कार्य करने के बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। यही नहीं, जब वे अस्थायी कर्मचारी थे उस दौरान उन्हें 15 दिन का अवकाश मिलता था, लेकिन स्थायी कर्मचारी होने के बाद यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ समस्या यही है जी कि हम लोगों को जो अर्जित अवकाश मिलती थी वो नहीं मिल रही है, और 2004 से जो शासन ने है तो इसके बाद वालों को पेंशन की पात्रता नहीं देने का वो निर्णय लिया गया था। अपन तो इसके पहले के हैं, फिर भी हमको ऐसा कुछ नहीं है। पीएफ राशि भर कट रही है हम लोगों की, उसके बाद रिटायर होने के बाद कोई पेंशन की पात्रता नहीं है हम लोग। अपन लोग चाहते हैं कि है तो सब मिल करके एकजुट होकर के, और कि हमको है तो शासन स्तर की लड़ाई है, इसमें हमको मिलना चाहिए पेंशन। आज लोक निर्माण विभाग के स्थायी कर्मियों की बैठक ये आज इनके प्रमुख मुद्दा इनने अवगत कराया है कि जब दैनिक वेतन भोगी के रूप में ये सेवाएं दे रहे थे, जब इनको 15 दिवस का अर्जित अवकाश दे था, जब ये दैनिक वेतन से स्थायी कर्मी में आया तो ये अवकाश की सीमा घटा के 9 दिवस अभी तो प्राप्ति नहीं हो रही, इनने अवगत कराया, जो एक प्रमुख मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है इनको पेंशन प्राप्त नहीं होगी और नहीं हो रही है अभी भी। 30 से 35 साल इनने शासन की सेवा दिए हैं, तो इनको पेंशन की पात्रता मिलना चाहिए। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के तहत जो 2005 के पूर्व जो नियुक्त कर्मचारियों को परिवार पेंशन की पात्रता है। 2 सितंबर को डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से 4 मांगे रखी गई। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के अनुसार जो 4 मांगे रखी गई हैं, उनमें संविदा इंजीनियर को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। 20 साल की सेवा अवधि के बाद इंजीनियर को सहायक यंत्री का पद नाम दिया जाए और 28 साल की सेवा अवधि के बाद कार्यपालन यंत्री का वेतन दिया जाए। हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग यह है कि हमारी जो संविदा में उपेंद्री साथी जो नियुक्त हुए हैं और जो निचले पदों पर डिप्लोमा इंजीनियर्स जो हमारे नियुक्त हैं उनको नियमित किया जाए। दूसरी मांग है हमारी 20 साल के बाद सहायक यंत्री का पदनाम दिया जाए जिनका पदोन्नति नहीं हुई है, और 28 साल के बाद में कार्यपालन यंत्री का वेतन पदनाम दिया जाए। उसके अलावा 2005 के बाद जितने उपेंद्री हमारे नियमित हुए हैं दैनिक वेतन भोगी के, तो उनको 2005 से जब से उनको नियमित किया तब से उनका सेवा काल जोड़ा जा रहा है, तो उनके दैनिक वेतन अवधि का जो सेवा काल है वो उसमें जोड़ा जाए। ये हमारी एक मांग है। और चौथी मांग ये है कि जो हमको प्रारंभिक ग्रेड पे जो है उपेंद्री संवर्ग को 3600 का दिया जा रहा है ग्रेड पे,
वो हमको 4800 दिया जाए। ये हमारी प्रमुख। शहर के वार्ड नंबर 1 निवासी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सुरक्षा की दृष्टि से नगरपालिका द्वारा उनका घर सील कर उन्हें डेडिकेटेड कोविड सेंटर में भर्ती किया गया है। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 16 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि पॉजिटिव मरीज नागपुर इलाज के लिए गए थे, वहां से वापस लौटे। नागपुर स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ पे कोरोना पेशेंट आए हैं पॉजिटिव है, जो नागपुर से इलाज करा के आए थे अपने ब्रेन का, तो उनकी रिपोर्ट वहाँ टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव निकली। तो कब आए थे वो? ये कल रात में 1 तारीख को रात में 2:30 बजे करीब आए हैं। तो आपको कैसे जानकारी लगी कि कोरोना पॉजिटिव? हमको तहसीलदार साहब के द्वारा जानकारी लगी, उनका हमको आया था मैसेज नगरपालिका में ग्रुप में, तो उनको क्वारंटाइन कराने के लिए आए हैं। कितने लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं? यहाँ पे 15 को क्वारंटाइन कर रहे हैं और पेशेंट को कोविड-19 सेंटर ITI में भेज रहे हैं। जिले के राइस मिलर और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की साठगांठ का वर्षों से चल रहे गठबंधन का खुलासा एक बार फिर हुआ। इस बार आवाज भोपाल तक पहुंची और कार्यवाहियों का दौर शुरू हो गया। पूरा मामला इस तरह से है। बीते दिनों बालाघाट मंडला और अन्य जिलों तक बालाघाट से पहुंचने वाले चावल, जिसे PDS के माध्यम से गरीबों तक बांटा जाता है, उसका निम्न क्वालिटी का खुलासा हुआ है। चावल की क्वालिटी पर सवाल उठा। यहां तक कहा गया कि चावल तो जानवर भी नहीं खा सकते, तो गरीब कैसे खाएंगे। पूरे मामले की जांच शुरू हुई। दिल्ली से अधिकारी पहुंचे, 18 राइस मिलों के सैंपल लिए गए और आगे की कार्यवाही शुरू हुई। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि दिल्ली की टीम हम यहाँ पर आकर उन्होंने जांच किया है और जहाँ पर अमानक चावल प्राप्त हुआ है उस पर उनके खिलाफ में उन्होंने कार्रवाई भी किया है। हम भी इस बात को मानते हैं कि अगर किसी प्रकार से हमारे जो BPL परिवार को है उनको चावल अच्छा मिले, हमारे जो प्रधानमंत्री कल्याण, जो हमारा गरीब कल्याण परिवार के लिए ये जो योजना बनी है, उसके माध्यम से भी हम गरीब परिवार को चावल देने का काम कर रहे हैं। यदि इस प्रकार से कोई हमारे ध्यान में और कोई आता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ में जांच करवाएंगे और उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। 2 सितंबर की शाम होते होते भोपाल स्तर से खबर आई कि जिला नागरिक आपूर्ति निगम अधिकारी RK सोनी निलंबित कर दिए गए हैं और संविदा पर रखे गए क्वालिटी इंस्पेक्टर की सेवा समाप्त कर दी गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि जिला स्तर से किसी अधिकारी ने नहीं की है। हर कोई यही कहते रह रहे हैं कि भोपाल से कार्यवाही हो रही है, आदेश आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपको बता दें कि जिले के भीतर राइस मिलर द्वारा टैक्स के रूप में शासन को प्रति क्विंटल अनाज पिसाई के बदले एक निश्चित मात्रा में चावल दिया जाता है, जिससे बड़ा हेरफेर किया जाता है। इस हेरफेर का ही खुलासा हुआ है कि कैसे राइस मिलर अधिकारियों के साथ मिलकर बालाघाट के चावल को मार्केट में बेच देते हैं और बाहर से घटिया किस्म का चावल मंगाकर गरीबों की थाली तक पहुंचाते हैं। भोपाल स्तर के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यवाही नागरिक आपूर्ति निगम से शुरू हुई, जो जिले के 18 राइस मिलर्स पर जाकर खत्म हुई। इस बीच कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी इस जांच की चपेट में आते हैं, इस बात का खुलासा आगामी दिनों में हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या अधिकारी बदल जाएंगे, क्या कर्मचारी बदल जाएंगे, तो लेबी के नाम पर हो रहे वर्षों की लूट बंद हो जाएगी। जानकार यही बताते हैं कि इस रूट पर हर साल दर साल जांच की जरूरत है, उसके बाद ही वर्षों से चली आ रही यह लूट की परंपरा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आज प्रदेश सरकार द्वारा जो फ्री में राशन दे रहे हैं, BPL कार्ड वालों को दे रहे हैं, वो इतना घटिया किस्म का है कि उसमें घुन लगा हुआ है और कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। तो प्रदेश सरकार या इंडिया सरकार ने गरीबों को मजाक बना लिया है। तो हमारा अनुरोध है कि अच्छा चावल दे। इस चावल को, गेहूं को जानवर भी नहीं खा सकता। इतनी परेशानी, लोग धोके छाल के भी खा रहे हैं तो रोटी का स्वाद और चावल का बेकार लग रहा, बीमार पड़ रहे हैं। अनाज ये क्या दे रहे जी, वहाँ पे क्या कहते गोदाम में तो वो खा नहीं सक रहा है, सब फेंकने लायक का हो गया। अच्छा, इतना कंकर पत्थर है, कोई जानवर भी नहीं खाएंगे। 25 किलो तो मिलता है 6 परिवार में, वो भी एक काट दिए नाम। और कैसा रहता है क्वालिटी? अच्छी नहीं रहती है क्या, वो कुत्ते को भी देंगे एक रोटी, वो भी नहीं खाता है। हाथ ठेला चलाते हैं और जो जानवर नहीं खा सकता वो चावल हमको खिला दो। कितना मिलता है आपको? 18 किलो। कहाँ से लाते हो? राशन दुकान से। तो उसको खाते हो कि फेंक देते हो? खाते नहीं है, जानवर को खिलाते हैं
और कुछ नाश में जाता है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बोट्टा हजारी में गत 28 व 29 अगस्त को हुई अनवरत बारिश के कहर से सैकड़ों एकड़ खेती में लगी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। कुदरत के इस कहर से पीड़ित कृषकों व उनके परिवारजनों के द्वारा अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर पूरी तरह से मायूस नजर आए, जिन्हें यह चिंता सता रही है कि अब आगे क्या होगा, कैसे परिवार का पालन पोषण होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी विकट आपदा की घड़ी में पीड़ित कृषकों व उनके परिवारजनों के द्वारा शासन प्रशासन से आस लगाई जा रही है कि प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसल का 100% मुआवजा मिल जाए, ताकि कुछ हद तक उनकी जिंदगी संवर सके। ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये आदिवासियों की खेती है यहाँ पर, और संपूर्ण गांव में जो 28-29 तारीख के दरमियानी जो भयानक रौद्र रूप धारण कर एक बाढ़ जो हमारे गांव में आई थी, जिससे तकरीबन पूरे गांव की 100 एकड़ भूमि की फसल इस कदर नष्ट हो गई है, जिससे किसानों की अब जिंदगी का क्या होगा ये सोचना और कहना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश, तहसीलदार महोदय के निर्देश पर पटवारी महकमा आज सब सर्वे कर रहा है, और सर्वे के पश्चात न जाने अब क्या होगा और किसानों के हित में मध्य प्रदेश शासन क्या उनके प्रति संवेदना प्रकट करेगी, अब ये सर्वे के पश्चात ही इसके बारे में जानकारी लगेगी। जो बाढ़ पीड़ित जो अभी बाढ़ आई थी बीच में, और जो हमारी जो खेती उनकी जो फसल नष्ट हुई है, उसी के नियंत्रण में हमारे जो राजस्व विभाग के जो अमले आए हैं और हमारे समस्त सम्मानीय किसान बंधु यहाँ पर खड़े हैं, यह देखा गया है कि बहुत क्षति किसानों को हुई है और इससे उनका जीवन यापन कैसा हो, इसके लिए एक अंदाज लगाया जाता है। तो मेरा कलेक्टर महोदय से एक निवेदन है कि उन किसानों की ऐसी व्यवस्था करे, चाहे जिसका बीमा हुआ हो या न हुआ हो, उनको इसको भरपूर 100% उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लॉकडाउन के कारण लोगों के काम इतने प्रभावित हुए हैं कि इस बात का एक नजारा वार्ड नंबर 13 में दिखाई दिया, जहां पर एक व्यक्ति बेरोजगारी और पैसे नहीं होने की वजह से मौत के बाद उसके परिवार के पास उसके कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। बुधवार को नगर के वार्ड नंबर 13 निवासी कल्लू सोनवाने की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के पूर्व नगर के सौंदर्यकरण के नाम पर जिला अस्पताल के सामने कल्लू सोनवाने का भोजनालय का ठेला प्रशासन द्वारा हटाया गया था, जिसके बाद हुए लॉकडाउन से कल्लू सोनवाने और उनके परिवार खाने पीने का मोहताज हो गया। इसी सदमे में कल्लू की मौत हो गई। परिवार के पास कफन दफन के पैसे भी न होने की जानकारी मिलते ही MIM पार्टी के पदाधिकारियों ने मृतक कल्लू सोनवाने के घर पहुंचकर उनकी पत्नी अनीता सोनवाने को कफन दफन व अंतिम संस्कार में लगने वाली सामग्री उपलब्ध कराकर कर्म के लिए पैसे देकर उनकी आर्थिक मदद की। 10 दिन से खाना वाना नहीं खा रहे थे, खाना भोजन कुछ नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? बस 1 दिन के पहले से तबीयत खराब थी, लॉकडाउन से पहले 6 महीने। दुकानदारी हमारी ढंग से चल नहीं रही थी, कुछ नहीं, उसके टेंशन से बीमार हो गए कि धंधा पानी में बहुत परिवर्तन आ गया है। खाने को बाल बच्चे मोहताज हो गए हैं, इधर उधर से कर रहे हैं अपना जुगाड़ में, किराए के घर में रह रहे हैं, कहाँ से हम अपना मेंटेन करेंगे, ऊपर से ये भैया ऐसे हो गए हैं। मदद के लिए अपने को पहुँचे थे, एक गरीब परिवार है जिनकी लॉकडाउन से स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इनको हमने मतलब पूर्व में इनको कलेक्टर यहाँ भी लेके गए थे, तो उधर से भी कोई मदद नहीं मिली। और अभी हमको हमारे कहते अखिल भाई से अपने को पता चला कि उनकी कहते तबीयत ख़राब है और हॉस्पिटल में दोनों मियाँ बीवी भर्ती है, तो जिसमें कि अपने को बीमार चलते हुए एक की हो गई मौत उनके हस्बैंड की। आज हमारी MIM पार्टी उनके लिए हेल्प करने के लिए आई, अपने के लिए कफन दफन का इंतज़ाम कर रही है और अंतिम संस्कार के लिए जो भी खर्चा आया वो दी। बीते दिनों वेनगंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से नदी किनारे बसे जागपुर और उससे लगे हुए गांव में जल भराव की स्थिति बन गई। इस कारण लोगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें मदद दी जाए। अचानक बाढ़ की वजह से उन्हें गृहस्थी का सामान निकालने तक का समय नहीं मिला, इस कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है। पानी वो भीमगढ़ छोड़ के हुआ, इस कारण 3-3, 4-4, 5-5 तालाब की क्या करते तो वो छोड़ छाड़ की है, तो डूबा हुआ है जी पूरा। इसमें क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान वहाँ 1 कट्टी चावल है और कपड़े लत्ते हैं। ये पानी तो परसों के दिन 9:30 बजे से बढ़ रहा है, परसों 9:30 बजे से बढ़ रहा है, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना पानी आ जाएगा। और ये पानी अभी रात से ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ा है पानी रात में।
आपने मकान कब खाली किया? मकान तो लगभग लोगों ने पिछली रात से ही चालू कर दी थी खाली करना, लेकिन अभी यानी ये वाली रात में गई रात में सबने अपना सामान शिफ्ट कर लिया। तो आपको किसी अधिकारी ने सूचना दिया कि मकान खाली करना है कि नहीं करना? हाँ, अधिकारी लोगों ने अपनी सूचना दिए थे, कल आए थे अधिकारी लोग। हाँ, और सबने सूचना दी कि मकान जल्दी खाली करो, और खाली नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अकेले घर के बाहर आ जाओ। का मकान खाली कर दो, पानी का रफ्तार बहुत ज़्यादा है। तो आपने मकान कब खाली किया? कल 3 बजे किए। अभी क्या व्यवस्था है आपके लिए? पूरा मकान गिर गया हमारा। तो अभी कुछ रहने वहने की व्यवस्था नहीं है, अभी स्कूल में रहने के लिए दिए हैं। तो अभी सामान कहाँ रखे आप? अभी सामान स्कूल में है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।